हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम हैबरलर्स थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जानेंगे, जिसे गॉटफ्रीड हैबरलर ने दिया था। हैबरलर ने 1936 में इंटरनेशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। गॉटफ्रीड हैबरलर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अवसर लागत के संदर्भ में कंपैरेटिव कॉस्ट यानी तुलनात्मक लागतों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। वह प्रदर्शित करता है कि कंपैरेटिव कॉस्ट की जो थ्योरी है वह वैलिड हो सकती है यदि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया जाए। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग किसी कमोडिटी का प्राइस उसके प्रोडक्शन में लगने वाले लेबर टाइम के इक्वल होता है। इसका अर्थ है कि लेबर ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। दूसरा, लेबर इज होमोजीनियस अर्थात श्रम सजातीय है, मीन्स इक्वली एफिशिएंट है तथा लेबर का यूज सभी कमोडिटीज के प्रोडक्शन में समान अनुपात में किया जाता है। बट हैबरलर के अकॉर्डिंग ये सभी अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं, क्योंकि नंबर 1, लेबर ही प्रोडक्शन का एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि किसी भी गुड के प्रोडक्शन के लिए लैंड, कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज भी ज़रूरी होते हैं। नंबर 2, लेबर इज़ नॉट होमोजीनियस बट डाइवर्स अर्थात श्रम सजातीय नहीं है बल्कि विविध है, मीन्स लेबर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड रहता है। लेबर की डिफरेंट गुड के प्रोडक्शन में डिफरेंट प्रपोर्शन में यूज़ करते हैं तथा इसे कैपिटल से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। हैबरलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इन सभी कमियों को पूरा करती है और जिस तरह से यह कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करती है उसे हैबरलर ने सब्स्टिट्यूशन कर्व कहा है। इसे सैमुअलसन ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का नाम दिया है तथा लर्नर ने इसे प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व का नाम दिया है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किसी वस्तु की लागत दूसरी वस्तु की वह राशि है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई या एडिशनल यूनिट का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त संसाधन जारी करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, यदि कोई कंट्री गुड एक्स एंड गुड वाई का प्रोडक्शन करती है तो गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए उसे गुड वाई की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अतः गुड एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड वाई की उस मात्रा के बराबर होगी जो गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए सेक्रीफाइस की थी। इस प्रकार दो वस्तुओं की विनिमय दर या एक्सचेंज रेट उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में व्यक्त की जाती है। नाउ द अजम्पशंस। नंबर 1, 2x2x2 मॉडल अर्थात केवल 2 कंट्रीज हैं ए एंड बी, 2 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं दैट इज लेबर एंड कैपिटल एंड 2 ही कमोडिटीज हैं एक्स एंड वाई। नंबर 2, परफेक्ट कंपटीशन। फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट दोनों में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। नंबर 3, द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इक्वल्स टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अर्थात प्रत्येक साधन की कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर है, मीन्स लेबर का प्राइस क्या है, उसकी वेजेस, और वेजेस लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मीन्स लेबर की एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से आउटपुट में कितना चेंज आया। नंबर 4, ईच कमोडिटी का प्राइस उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, प्राइस उसके बराबर निर्धारित होता है। नंबर 5, प्रत्येक साधन की पूर्ति स्थिर है। नंबर 6, प्रत्येक देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है। नंबर 7, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होता। नंबर 8, देश के भीतर साधन पूर्णतया गतिशील हैं अर्थात मोबाइल हैं, बट 2 देशों के मध्य अगतिशील हैं यानी इमोबाइल हैं। नंबर 9, दोनों कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड मीन्स कोई फ्री ट्रेड है मीन्स कोई टैरिफ बैरियर्स नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रेड अंडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन अजम्पशंस को देखते हुए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है कि एक कंट्री 2 गुड्स को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ बनाने में कितने अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस कर सकती है जो गिवन टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन के साधनों का पूरा उपयोग करती है। पीपीसी का स्लोप एक वस्तु की उस मात्रा को मापता है जिसे देश को दूसरे गुड की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए छोड़ना होगा। दूसरे शब्दों में
पीपीसी का स्लोप उसकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। डिफरेंट कॉस्ट कंडीशन के तहत पीपीसी का आकार इंटरनेशनल ट्रेड के आधार और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के तहत इसके लाभों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट इज ट्रेड अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिक्स्ड या कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन होता है, अतः यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट या सेम रहता है। डायग्राम से स्पष्ट है कि एक्स कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए Q से Q1 करने के लिए Y कमोडिटी की एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना होगा, यानी P से P1। इस प्रकार प्रत्येक बार X की एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए Y कमोडिटी की एक ही यूनिट का सेक्रीफाइस करना होगा। इस प्रकार यहाँ MRT कैसी है? कांस्टेंट। MRT मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Thus, marginal cost of producing both commodities remain unchanged and all factors are equally efficient. Now, the next is trade under constant opportunity cost condition between two countries. यदि टू कंट्रीज के पीपीसी का स्लोप सेम है, अर्थात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व एक दूसरे के पैरेलल हों, तो ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व एक दूसरे के पैरेलल हों दोनों कंट्रीज के, तो ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। ट्रेड से बेनिफिट तभी संभव हो पाएगा यदि पीपीसी के जो स्लोप्स हैं वो डिफरेंट हो, और ये दर्शाता है कि दोनों कंट्रीज की रिलेटिव कॉस्ट रेशियोज में डिफरेंस है। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है कि AB एंड A1 B1 कंट्री A और B के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, अतः इनके स्लोप्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इस केस में दोनों कमोडिटीज़ का कॉस्ट रेशियो भी दोनों कंट्रीज़ में इक्वल है, अतः यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा क्योंकि ट्रेड से कोई बेनिफिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, यदि कोई वस्तु कंट्री ए में 100 रुपीज़ की है और कंट्री बी में भी 100 रुपीज़ की है, तो ट्रेड से बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में कॉस्ट सेम है, अतः ट्रेड के लिए कॉस्ट में डिफरेंस होना आवश्यक है। नाउ द सेकेंड केस इज कि यदि कंट्रीज़ में कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस है तो पीपीसी का स्लोप भी दोनों कंट्रीज़ का डिफरेंट होगा। AB कंट्री A का और A1 B1 कंट्री B का। ओके, इस कर्व से ये स्पष्ट है कि कंट्री A को Y गुड के प्रोडक्शन में तथा कंट्री B को X गुड के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव कॉस्ट प्राप्त है, कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है। अतः कंट्री A को Y गुड के प्रोडक्शन में तथा कंट्री B को X गुड के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन है, अतः वे कमोडिटी को उस रेशियो में एक्सचेंज करेंगे जो प्राइस लाइन AB1 द्वारा दर्शाई गई है। सपोज कंट्री A दोनों कमोडिटीज़ की क्वांटिटी को कंज्यूम करना चाहती है, जिसे R से इंडिकेट किया गया है, अतः कंट्री A Y की AS या NR क्वांटिटी का एक्सपोर्ट करेगी और X की SR या AN क्वांटिटी का इंपोर्ट करेगी। अब यदि कंट्री B भी दोनों कमोडिटीज़ की क्वांटिटी को कंज्यूम करना चाहती है, जिसे R1 द्वारा दिखाया गया है, तो वह X की B1S1 या R1N1 क्वांटिटी का एक्सपोर्ट तथा Y की R1S1 या B1N1 क्वांटिटी का इंपोर्ट करेगी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व AB यह दर्शाता है कि डोमेस्टिक मार्केट में Y कमोडिटी की AS क्वांटिटी को X कमोडिटी की ST क्वांटिटी के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है, बट इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा Y की AS क्वांटिटी को X की SR क्वांटिटी से एक्सचेंज कर पाते हैं, अतः यहाँ कंट्री A को TR के बराबर क्या होगा? गेन। B कंट्री के केस में डोमेस्टिक मार्केट में X की B1S1 क्वांटिटी को और Y की S1T1 क्वांटिटी के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है, बट इंटरनेशनल ट्रेड के बाद X गुड की B1S1 क्वांटिटी को Y की R1S1 क्वांटिटी के लिए एक्सचेंज किया जाता है, अतः B कंट्री को ट्रेड से R1T1 के बराबर गेन होगा। किसके बराबर होगा? R1T1 के बराबर।
एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि दोनों कंट्रीज सेम साइज़ की हैं तो दोनों कंट्रीज़ में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा, और यदि एक कंट्री बड़ी है और दूसरी छोटी तो इस स्मॉल कंट्री में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा। ऐसे में ट्रेड से बेनिफिट किसे होगा? स्मॉल कंट्री को। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यदि टू कंट्रीज़ में टू कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंतर्गत हो रहा है तो पीपीसी कैसा होगा? कॉनकेव टू द ओरिजिन होगा। ओके, डिक्रीजिंग रिटर्न्स मीन्स ज़्यादा इनपुट पर कम आउटपुट मिलना, मीन्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। डायग्राम से स्पष्ट है कि कमोडिटी एक्स की एक यूनिट एक्स्ट्रा लेने के लिए कमोडिटी वाई की यूनिट का इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे एक्स की एक एडिशनल यूनिट को Q1 को लेने के लिए वाई की यूनिट को P से P1 सेक्रीफाइस किया, तथा Q1 से Q2 एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए कमोडिटी वाई की P1 P2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया। तो यूनिट्स का सेक्रीफाइस जो है वो कैसे रेट से हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। अतः यहाँ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, तथा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसी होगी? इंक्रीजिंग। इस केस में कंट्रीज में इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होता है। ये ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में कंट्रीज में इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंडीशन। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत सभी फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट होते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहता है, एमआरटी भी कांस्टेंट रहता है, बट रियल लाइफ में फैक्टर्स में विविधता होती है, यानी वो एक से नहीं होते। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का अभाव पाया जाता है और प्रत्येक फैक्टर इक्वली एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि कोई अपने काम में स्पेशलाइज होता है तो कोई नहीं होता, जिसके कारण प्रोडक्शन में डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का सामना करना पड़ता है। ओके, तो क्योंकि जब कोई कंट्री किसी ऐसी गुड के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करती है जिसके प्रोडक्शन में उसे कंपैरेटिव एडवांटेज हो, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होगी? इंक्रीजिंग। इंटरनेशनल ट्रेड की इस सिचुएशन को इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। पहले कंट्री ए के केस में देखते हैं। ए बी कंट्री ए का पीपीसी है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तथा ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल प्राप्त हो रहे हैं। ई ट्रेड से पहली डोमेस्टिक प्राइस रेशियो लाइन है जो पीपीसी को आर पॉइंट पर टेंजेंट करती है, बट आफ्टर ट्रेड एफ इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो को रिप्रेजेंट करती है, तथा अब इक्विलिब्रियम एस पॉइंट पर होगा क्योंकि एफ लाइन ए बी को एस पॉइंट पर टेंजेंट करती है। डायग्राम से स्पष्ट है कि कंट्री ए वाई गुड के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज है। जैसे जैसे हम बी से ए की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंट्री ए वाई की एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स की मोर यूनिट्स को सेक्रीफाइस करती जाएगी। इस प्रकार कंट्री ए को इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। सपोज कंट्री ए इंटरनेशनल ट्रेड के अभाव में एक्स एंड वाई कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी का पॉइंट आर पर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन करती है, जहां पर इसकी प्राइस लाइन ई इसके पीपीसी को ए बी इसके पीपीसी कर्व या ए बी को टेंजेंट करती है। ठीक है, वहीं कंट्री बी का जो पीपीसी है वो A1 B1 है जो कॉनकेव टू द ओरिजिन है। इसके स्लोप से पता चलता है कि कंट्री बी को एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त है। जैसे जैसे A1 से B1 की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे कंट्री बी एक्स गुड की एडिशनल क्वांटिटी को या एडिशनल यूनिट्स को प्राप्त करने के लिए वाई गुड की मोर यूनिट्स को सेक्रीफाइस करती जाएगी। इस प्रकार जैसे जैसे कंट्री बी एक्स गुड की एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करेगी जिसमें इसको स्पेशलाइजेशन प्राप्त है, वैसे वैसे इसे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा। सपोज बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री बी एक्स एंड वाई दोनों गुड की क्वांटिटी को R1 पॉइंट पर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करती है, जहां पर E1 प्राइस लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व A1 B1 को टेंजेंट करती है।
नाउ सपोज दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड करने का डिसीज़न लेती हैं, बट ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज़ में दोनों गुड्स का इंटरनेशनल प्राइस रेशियो डोमेस्टिक मार्केट में करंट प्राइस रेशियो से डिफरेंट हो। लेट अस अज्यूम अज्यूम करेंगे हम इसमें कि इंटरनेशनल प्राइस रेशियो, यानी इंटरनेशनल प्राइस रेशियो क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, कंट्री ए में एफ तथा बी में F1 है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए दोनों कंट्रीज़ के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम है। कंट्री ए में इंटरनेशनल प्राइस लाइन FF है, जो PPC AB को पॉइंट S पर टेंजेंट करती है। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल मार्केट में वाई गुड अधिक महंगी है, वाई गुड जो है वो अधिक महंगी हो गई है बजाय डोमेस्टिक मार्केट के। इसका कारण ये है कि डोमेस्टिक प्राइस लाइन EE के मुकाबले FF का स्लोप कम ढाल वाला है। इसलिए कंट्री ए का एडवांटेज इस बात में है कि वह अपने कुछ रिसोर्सेज को X के प्रोडक्शन से हटाकर Y के प्रोडक्शन में लगा दे, जिसके लिए उसे अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन PPC पर पॉइंट R से S पर लाना होगा। तब यह Y गुड की OQ1 और X की OR1 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी। कंट्री ए का कंजम्पशन पॉइंट T प्राइस लाइन FF पर होगा। यह ट्रेड ट्रायंगल SNT पर X की NT क्वांटिटी का इंपोर्ट तथा Y की NS क्वांटिटी का एक्सपोर्ट करेगी। एंड डोमेस्टिक लेवल पर यह Y की OS1 एंड X की OR1 क्वांटिटी को कंज्यूम करेगी। कंजम्पशन पॉइंट T पॉइंट R से हायर साइड है, अतः वह ट्रेड के द्वारा अपने दोनों गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ा सकता है, जिससे वह अपनी कंट्री के वेलफेयर को बढ़ा सकता है। अब कंट्री बी का देखते हैं। यहाँ प्राइस लाइन F1 पर इक्विलिब्रियम पॉइंट S1 है। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले X गुड अधिक महंगी हो गई है, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस लाइन E1 की अपेक्षा F1 का स्लोप अधिक ढलान वाला है। अतः बी का एडवांटेज इस बात में है कि वह अपने कुछ रिसोर्सेज Y गुड के प्रोडक्शन से हटाकर X गुड के प्रोडक्शन में लगा दे, जिसके लिए उसे अपना प्रोडक्शन लेवल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के R1 पॉइंट से S1 पॉइंट पर ले जाना होगा, जहां पर इंटरनेशनल प्राइस लाइन F1 है। इस प्रकार कंट्री बी गुड X की OR तथा गुड Y की OQ क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी। बी का कंजम्पशन पॉइंट प्राइस लाइन F1 पर T1 पॉइंट होगा और तब यह X की TR क्वांटिटी का एक्सपोर्ट और Y की QS क्वांटिटी का इंपोर्ट करेगी और डोमेस्टिकली X की OT तथा Y की OQ क्वांटिटी को कंज्यूम करेगी। इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ट्रेड ट्रायंगल T1 N1 S1 द्वारा दिखाया गया है, जहां कंट्री बी X गुड की N1 S1 क्वांटिटी का एक्सपोर्ट तथा Y गुड की N1 T1 क्वांटिटी का इंपोर्ट करती है। इस प्रकार ट्रेड के बाद कंट्री बी दोनों गुड्स की मोर क्वांटिटीज़ का कंजम्पशन कर सकती है, बिकॉज T1 R1 से ऊपर है। इस प्रकार इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंतर्गत कंट्रीज में इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डायग्राम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व AB है, जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इस केस में MRTXY या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीजिंग होगा, इसका कारण ये है कि प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंतर्गत हो रहा है, या कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ X इन टर्म्स ऑफ Y गोज ऑन डिमिनिशिंग, क्योंकि X गुड की एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए Y की यूनिट को डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंडीशंस। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत ट्रेड कैसा रहेगा। A1 B1 कंट्री A का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है एंड AB कंट्री B का। ओके, नाउ बिफोर ट्रेड कंट्री A का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट S पर है, जहां इसकी प्राइस लाइन FF इसके PPC को टेंजेंट करती है, एंड सेम एज
कंट्री बी का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट आर है, जहां इसकी प्राइस लाइन ई इसके पीपीसी को टेंजेंट करती है। एफ के स्लोप से क्लियर है कि कंट्री ए को एक्स कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है तथा ई के स्लोप से क्लियर है कि कंट्री बी को वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है। बट आर एंड एस स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट नहीं है, क्योंकि ईच कंट्री में कमोडिटी एक्स एंड वाई के प्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स अप्लाई हो रहे हैं। नाउ सपोज दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो को प्राइस लाइन AB1 के द्वारा दर्शाया गया है। इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो लाइन AB1 कंट्री ए की डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो लाइन FF के मुकाबले अधिक तिरछी है। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल मार्केट में गुड X अधिक महंगी हो गई है, इसलिए कंट्री ए को X के प्रोडक्शन में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा और वह अपने सभी रिसोर्सेज X के प्रोडक्शन में लगा देगी तथा वह पॉइंट S से B1 पर पहुंच जाएगी। नाउ कंट्री बी, अब कंट्री बी की बात करते हैं। कंट्री बी की डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो प्राइस लाइन क्या है? ई, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो लाइन AB1 से अधिक चपटी या फ्लैट है। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल मार्केट में गुड वाई अधिक महंगी हो गई है, इसलिए कंट्री बी अपने सारे रिसोर्सेज गुड वाई के प्रोडक्शन में लगा देगी और गुड वाई में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन प्राप्त करेगी तथा वह पॉइंट आर से पॉइंट ए पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार कंट्री ए एक्स गुड के प्रोडक्शन में तथा कंट्री बी वाई गुड के प्रोडक्शन में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन प्राप्त करेंगे। नाउ कंट्री ए एंड बी इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो लाइन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। कंट्री ए B1 के ऊपर की ओर तथा कंट्री बी पॉइंट ए से नीचे की ओर मूव करेगी, ठीक है, तथा दोनों ही कंजम्पशन पॉइंट सी पर पहुंच जाएंगे। कंट्री ए का बिजनेस ट्रायंगल CD1 B1 पर होगा तथा कमोडिटी एक्स की D1 B1 क्वांटिटी कंट्री बी को एक्सपोर्ट करेगा और वाई गुड की D1 C क्वांटिटी को इंपोर्ट करेगा और स्वयं गुड एक्स की OD1 क्वांटिटी को कंजम्पशन करेगा या उसका कंजम्पशन करेगा। इसी प्रकार कंट्री बी के बिजनेस ट्रायंगल ADC पर कंट्री ए को वाई गुड की AD क्वांटिटी एक्सपोर्ट करेगी तथा गुड एक्स की DC क्वांटिटी को इंपोर्ट करेगी और स्वयं गुड वाई की OD क्वांटिटी का कंजम्पशन करेगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट Haberler's opportunity theory of cost. Thank you so much. Please like, share and subscribe Learn Economics.